नमस्कार। सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये बयान आया था कि 25 लाख नए वोटर बनने जा रहे हैं, उसका रिएक्शन शुरू हुआ और कश्मीर में सर्वदलीय बैठक हुई। और उस बैठक के बाद अब ये बैठक जम्मू में 10 तारीख को होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब इस बैठक का औचित्य यानी रेलेवेंस है कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार ने अगले ही दिन आधे पेज का इश्तिहार निकाला था। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने हाल ही में इसी बड़े चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि एक भी वोटर नया नहीं बना है। और 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में 35,000 ऐसे आउटसाइडर वोटर बने हुए थे। वो वोटर किसने बनाए थे? यानी इतने स्पष्टीकरण के बावजूद भी अब आल पार्टी मीट होती है तो उसके रेलेवेंस को लेकर के सवाल उठते हैं। संजय बड़ू जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। बड़ू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। आप रहनुमाई कर रहे हैं क्योंकि शेख क्षमा कीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब इसको लीड कर रहे हैं जी। तो क्या अब इसका रेलेवेंस रहता है? देखिए जी, ऑल पार्टी मीटिंग कश्मीर में हुई और उसकी ज़रूरत इस वक्त इसलिए महसूस की गई कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उसे 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी और उसमें उन्होंने कहा कि कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज हो रही है और कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज में 24-25 लाख वोट जो है वो शामिल किया जा सकता है, इसमें आने की संभावना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये टेम्पररी वोटर्स की जो डेफिनेशन जिस वक्त दी और पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है या फौज है उसका जी, तो वो एक कंसर्न बन गया लोगों के अंदर। कश्मीर में ही नहीं लेकिन जम्मू के अंदर भी एक तशवीश पैदा हो गई कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जी। पहले तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिस वक्त ये फिगर पहले ही दी कि 20-25 लाख वोट ऐड हो सकता है, तो वो उस पर मेरे जैसे बंदे ने भी सोचना ये कहाँ से फिगर लाया उठा के, ये 30 लाख भी हो सकता है जी। कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज की जिस वक्त बात की जाए, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है पिछले 10-15 साल से जब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई मीटिंग होती है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें एक चीज़ तय पाई जाती है कि जो वोट बनाने का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बंद नहीं होता है जी। उसमें क्या होता है कि कोई लड़का या लड़की नौजवान वो 18 साल की एज में हो गया, वो जाके वोट बनवा सकता है। और आजकल लोग जाते हैं वोट बनवाते हैं इसलिए कि क्योंकि वो जुड़ा हुआ होता है डेवलपमेंट के साथ, वो जुड़ा हुआ होता है प्लानिंग के साथ, वो जुड़ा होता है जो आपके डे टू डे इश्यूज हैं उसके साथ। तो बशीर साहब, मेरा सवाल ये था मेरा सवाल ये था आपसे, अब सारी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आ गई, उसके बावजूद भी इस मीटिंग को बुलाना, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, ये ज़रूरत है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे आपके माध्यम से ये रूलिंग पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप सीखिए, इसलिए सीखिए कि अपोजिशन छोटी हो, थोड़ी हो, बड़ी हो, और मेजर इश्यूज में जब अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। जब यात्रा का मसला आया तो उस वक्त मनोज सिन्हा जी ने पहली दफ़ा ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। लोगों को भी लगा कि भाई वहाँ बुलाए, उनके साथ बात की, उनके साथ ये किया। और ऑल पार्टीज मीटिंग जो अब होने जा रही है, क्योंकि तशवीश अभी भी क्या है कि जो क्लियरेंस हुई है उसमें कोई शक नहीं है। जब किस कॉन्टेक्स्ट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो हैं वो वोटर में दर्ज होंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि आज की डेट के ऊपर जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, उधमपुर के अंदर, रियासी के अंदर, क्योंकि जम्मू खित्ते में ये जो 3-4 जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ दबाव है, यहाँ दबाव डोडा का भी है, यहाँ दबाव रजौरी का भी है, यहाँ दबाव कश्मीर का भी है। इन जगहों के ऊपर लोग जो लोकल रहते हैं उनके अंदर भी तशवीश है कि कहीं हम लोगों को डिफ्रेंचाइज तो नहीं किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑल पार्टीज मीट मिलती है तो जो रियासत जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव
रियासत है जी। जो यूटी बनी है, भले ही होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम कुछ अरसे के बाद इसको अब स्टेट बनाएंगे, जी। लेकिन सवाल यह है कि इन इश्यूज़ के ऊपर आर्ट पार्टीज़ को मिलना अच्छी बात है और बड़ू साहब से जानना डिस्कस चाहेंगे। करना कोई बुरी जी, बात नहीं। जी। बड़ू साहब, आपने वाकई में जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। क्या ज़रूरत थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये बताने की फिगर की 25 लाख? मतलब कुछ तो इंडिकेशन आपकी तरफ से गए होंगे, और फिर आप सुबह सफाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी मुख्यालय में होती है, ऐसे लगता है कि CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से आज गणेश चतुर्थी की सभी आपके दर्शकों जितने भी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक आपने इस विषय की बात की है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस वार्ता में ये बताया गया कि लगभग 25 लाख नए वोटर्स जम्मू कश्मीर में बनेंगे। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी संस्थाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में होती हैं चाहे वो विपक्ष में होती हैं, सभी का अपना एक एक रोल रहता है और उसी रोल के हिसाब से ही सभी काम करते हैं। जहाँ तक आपका आज का विषय है कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है कोई नहीं है, कल करने की बात हो रही है जी। तो मुझे लगता है इस बैठक का तो अब एक नया भी एजेंडा और इसमें डिस्कस करने का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस जब मुक्त जम्मू कश्मीर होने जा रहा है और गुलाम नबी आज़ाद जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की बात की है, और जिस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे प्रमुख लोग, देखिए ऐसा होता है कि कोई किसी को क्रेड नहीं करता है। मैंने पहले ही कहा है, ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर किसी को अपने अपने तरीके से जीने का हक है। और वैसे भी गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे विपक्ष के नेता, मतलब देश के विपक्ष के नेता रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत जो स्वभाव रहा है, जो राजनीति में उनका एक कार्यशाली रही है। तो आपने देखा होगा जिस दिन वो लोग अपने राज्यसभा से उनको अंतिम बधाई दी जा रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, और जिस तरह से एक भावुक, और जैसे वो भावुक हो गए तो वैसे ही कांग्रेस हाईकमान को लग गया था कि अब ये भावना के बीच में बह गए हैं और ये उस पाले में चले जाएंगे। देखिए विनोद जी, ऐसा है, कांग्रेस का तो मैं यही कह सकता हूं कि उनके एक बड़े नेता जिन पर उनको लगता है कि वो पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और जिस तरह से उनके ये इस्तीफ़ा हुआ है गुलाम नबी आज़ाद जी का, और उस इस्तीफे के 5 जो पेज का उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, और उसमें जिस तरह से बताया है कि 49 में से 39 चुनाव जो हैं वो उनके नेतृत्व में हारे हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छे नेता हैं। और देखिए, देश की जनता, अपनी टीम आ गई है। देखिए, देश की जनता जो है, जब भी कोई दल देश में अपने आप को बढ़ाता है, जब देश की जनता आगे बढ़ाती है, उसको बार बार मौका देती है, तो वो उसकी नीतियों के हिसाब से देती है। शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस बहुत बड़ा दल था जी, तो उनके काम को देखते हुए, और विपक्ष था नहीं, तो इसलिए उनको भी देश की जनता ने कई वर्षों तक इस देश में एक सत्ता चलाने का मौका दिया है। लेकिन आज जब देश जो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाया, और आपने देखा 2014 तक जिस तरह का करप्शन का माहौल एक पूरे देश में था और देश का युवा बिल्कुल निराश था, और एक आशा की किरण मोदी जी के रूप में जब लोगों ने देखा और उनको मौका दिया, तो आपने देखा होगा कि 2019 के जो चुनाव हुए तो पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ देश की जनता ने मोदी जी को दूसरी बार मौका दिया है। और देखिए, भारत की लोकतंत्र में की यही खूबसूरती रही है। हम भी बचपन से डिबेट्स भी देखते आए हैं, चाहे पार्लियामेंट की डिबेट हूँ। मैं अभी कल ही यूट्यूब पे सुषमा स्वराज जी जो हमारी विपक्ष की नेता 2014 में थी, उनकी एक डिबेट देख रहा था, और कितने बड़े मन से उन्होंने सबकी चर्चा की। जो उस समय की मीरा कुमार जी हमारी सभापति थी, चाहे वो कांग्रेस के नेता थे, खड़गे जी का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, नीतियां अलग अलग हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर राजनीति में मनभेद नहीं रहना चाहिए। इसी देश में एक प्रधानमंत्री जी ने जब यूएनए में
भेजना था तो विपक्ष की नेता की तरफ तौर पर उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, तो ये एक जेस्चर रहता है, ये लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरह से ये आज नई कांग्रेस में कहूँगा, ये कांग्रेस वो पहले वाली कांग्रेस तो रह नहीं गई है। बड़ू साहब, सवाल मेरा यह था कि विरोध के लिए विरोध करती है। आप लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। पहले अपनी पार्टी के सिर पर हाथ रखा, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सिर पे हाथ रखा, अब गुलाम नबी आज़ाद जी से हाथ मिला लिया। ये कितने प्रयोग करेंगे और कब तक करेंगे, जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी मनमाफिक सरकार बनेगी यहाँ पर? देखिए विनोद जी, हमने, हमारे नेताओं ने और देश के नेतृत्व ने एक ही प्रयोग किया है। जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाना है, उसको हटाया है, वो प्रयोग किया है। एक नया जम्मू कश्मीर के गठन के लिए तेज़ी से विकास जो है हर क्षेत्र में हो रहा है। आप देखें आज कितने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, सर्कुलर रोड जम्मू में बन रहा है, श्रीनगर में बन रहा है, एम्स, IIT, IIM। मैं कह रहा हूँ जो 70 वर्षों में नहीं हुआ था वो इन 7 वर्षों में, जो पिछले जब से मोदी जी आए हैं तब से हुआ है। तो हमारा प्रयोग बिल्कुल सफल है और इसी प्रयोग के चलते आज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, और विशेष रूप से जो कश्मीर का हमारा युवा है उसको भी लगने लगा है कि इतने वर्षों तक उनको पाकिस्तान के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे जो एक राह से भटकाया गया था, अब लोग उस बेकाबे में नहीं आ रहे। आपने देखा कौन सा आपने सुना पिछले नियरेस्ट फ्यूचर में, अपने पिछले कार्यकाल में कि कोई कश्मीर में बंद हुआ? नहीं तो हर महीने दिल को बहलाने के लिए ख्यालात नहीं है। सिलेक्टिव किलिंग तो हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग तो हो रही है। देखिए सिलेक्टिव किलिंग्स कहीं भी हो सकती है। आपने देखा अभी पिछले दिनों जम्मू में भी कंट्रोल में कुछ नहीं। देखिए कंट्रोल में सब कुछ है। तभी आपने देखा कि इतनी सफल, अभी मेरे साथी जो NC के प्रवक्ता हैं उन्होंने जिक्र किया है कि कितनी सफल जो यात्रा है इतने वर्षों के बाद, क्योंकि कोरोना महामारी में 2 वर्ष यात्रा नहीं हो पाई थी और जैसा माहौल था उसके बाद जिस तरीके से बिल्कुल कुशल एक यात्रा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई है, तो ये दर्शाता है कि आतंकवाद नहीं है, जो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है जो दर्शाई जाती है। बशीर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले मैं सवाल पूछ लूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए बड़ू साहब ने बड़ी बात की, और जब इस डिस्कशन के दौरान आज़ाद साहब का सवाल आया तो मैं उस पर रिएक्ट करना चाहता हूँ। हलचल तो आपके दल में भी मच चुकी है गुलाम नबी आज़ाद के। देखिए जी, जब कोई चीज़ नई होती है तो 2-4 दिन हलचल होती रहती है, 10-15 दिन हलचल होती है, उसके बाद डॉक्टर साहब ने बयान दिया है कि अगर आपको 370 वापस लेना है, 35 से वापस लेना है, सभी दलों को यूनाइट होना पड़ेगा। और मैं बड़ू साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कल गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा है कि हम जी 370 जम्मू कश्मीर की पोजीशन 5 अगस्त 2019 की पोजीशन के ऊपर, उसके ऊपर एजेंडा वो बना रहे हैं। तो उस दिन मैं बड़ू साहब से कोई पूछूंगा कि फिर गुलाम नबी आज़ाद कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हिस्ट्री ये कहती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 5 दशक, 4.5 दशक पॉलिटिक्स में रहे, और वो 5 बार जो जिसका जिक्र बड़ू जी ने किया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उसमें जिक्र किया 5 पन्नों का पत्र लिखा, रेजिग्नेशन लेटर लिखा है। उस चिट्ठी को देखते हुए जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुआ क्या हुआ कि 72 साल की उम्र में आज वो दूसरा घर बसाने जा रहे हैं। इस एज में जाके वो कहते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कुछ डील हुई है बीजेपी और गुलाम नबी आज़ाद? कुछ ना कुछ चीज है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। नंबर 1 मुस्कुरा रहे हैं। नंबर 2 कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब तक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन के नहीं आए जम्मू कश्मीर में, तब तक नहीं जीते जी। वो जीते, महाराष्ट्र से जीते और किसी नाम से जीते, अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से जीते, उधर से लेते, लेकिन जम्मू कश्मीर से नहीं। वो जब आए फिर चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने चूँकि वहाँ बाद में चुनाव लड़ा, जीते, उसके बाद हार गए, चुनाव हार गए। अच्छा, हार जीत चलती रहती है। आज मैं जानना चाहता हूँ जो नई पार्टी बनाना चाहते हैं वो, क्या वो तृणमूल कांग्रेस की तरह होगी, क्या वो शरद पवार की वो जो है NCP की तरह कांग्रेस होगी? ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी वाले क्या बता सकते हैं? मतलब क्या डील क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या डील हो सकती है? क्या मतलब आप अपने कुछ मन में जूम किया होगा ना कुछ ना? ये जो डील है वो बुखारी साहब को पूछिए जी, जो बी टीम थी बीजेपी की, वो आज चला रहा है कि मैं कहूँ ये जो नहीं इस क्वेश्चन उसका जवाब देगा वो। बुखारी साहब ने कल देखा मैंने
एक तरफ थोड़े बुखारी साहब तेवर बदले हुए तेवर थे। बदले जी। हैं। इसी तरह उसने भी, सज्जाद लोन ने भी तेवर बदले हैं। मगर बहरहाल हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका कोई डर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने डर नहीं है तो आप इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी डॉक्टर अब्दुल्ला ने कल? देखिए डॉक्टर साहब बहुत बड़े लीडर हैं इस क्या नाम है खित्ते में ही नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट में फारूक साहब लीडर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ उनकी ये जो जब मिनिस्टर थे या वहाँ थे क्या नाम है दिल्ली में थे, उनकी बड़ी इकट्ठे रहे टूर हैं। थी। इसलिए फारूक साहब कभी भी किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन हम ये समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी किसी के सहारे नहीं चलती जी। और अपने बलबोते पे चुनाव लड़ेंगे, अपने बलबोते पे चुनाव लड़ के लोगों के पास जाएंगे, अपनी जो हमारी कारकर्दगी है उसी को सामने रख के। जी। डेवलपमेंट के मामले में बड़ू जी ने बहुत सी बातें की। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जितनी भी नाम इन्होंने लिए वो चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही पाइपलाइन में थी और इसी आज़ाद साहब ने क्या शुरू की है साहब, थी। आप ऐसी और चीजें अब वो ऐसी चीजें complete- बताते अगर वो हैं, complete ऐसे हो गई हैं, ऐसे कोई नई चीज़ अभी है ऐसे नहीं। ऐसे पुरानी देखिए चीजें। विनोद जी, देखिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई बनाता है, एग्जीक्यूट कोई करता है, फीता आप काट कोई देते काट रहा हैं। है तो देखो विनोद जी, मुझे इस पर ज़्यादा आप ये कहेंगे ना जो जीता वही नहीं, सिकंदर, जितना फीता काटा है जिधर। मैं यही कहूँगा कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट होते थे वो एक ही उदाहरण दूंगा, वहीं से आप समझ जाएंगे कि 1975 में जब शेख अब्दुल्ला जी वापस आए थे तो जम्मू कश्मीर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज जम्मू के लिए आया था और उसको खुलते खुलते जब हमारी गठबंधन सरकार बनी तो उसके प्रयासों से वो 2015 के बाद आके खुला है। तो यहीं से पता चलता है कि इनकी पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट होते थे उनकी गति क्या रहती थी और कैसे होते बड़ू थे। साहब, मैं ये- उसमें ये- नहीं बड़ू जाऊंगा। साहब, मैं एक चीज है जो आरोप उन्होंने लगाया है, नहीं आपने अपनी पार्टी बनवाई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस खैर पहले से बनी थी लेकिन उस पर हाथ रखा, अब ये आजाद साहब की नई पार्टी बनवाने जा रहे हैं। देखिए विनोद जी, यही दर्शाता है कि पिछले चंद वर्षों में जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितनी तेज़ी के साथ एक बड़ा दल बन के उभरा है। और जैसे डीडीसी के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में तो पूरे जम्मू कश्मीर में आप खाली जानबूझ जम्मू के- में जानबूझ नहीं के नहीं 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 ट्रैक ट्रैक से- नहीं, ट्रैक से नीचे मैं उतर आपको रहे हैं। सच्चाई बता रहा नहीं, हूँ आप इनका कि ही आरोप है ना। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा साहब, वोट, आपने ये आरोप लगाया ना, जब कहीं ना सबसे कहीं ज्यादा डील वोट हुई जो है, कुछ ना कुछ आप सुन डील हुई। लीजिए ना, आप इन्होंने प्रश्न किया, मेरा उत्तर भी सुन लीजिए जी। कि एक बड़ा दल बन के भारतीय जनता पार्टी उभरी है और ये सब जानते हैं कि अब आज किसी भी पार्टी का इतना मादा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकिन वो, बड़ू साहब, अच्छे एक मिनट तरीके से रुको। चुनाव लड़े। लेकिन लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा के हूँ, इलेक्शन जो है पीएचडी में जीते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। इनका ये कहना जिस है। पीएचडी की जब PhD पीएचडी की ये बात करें, जिसे हम गुपकार गैंग भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस गैंग में तो इनके साथी सजाद लोन, बुखारी, ये इनके साथी थे। वो क्यों इनको छोड़ के चले गए? अब ये बताएं कि ये गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में आज बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो क्या ये गुलाम नबी आज़ाद जी भी इनको भी अपना उसका हिस्सा बनाएंगे? क्या गुलाम नबी आज़ाद जी उनका हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये एक ऐसा फॉर्म बनाया गया है कि जहाँ पे बैठ के चाय की चुस्कियाँ ली जाती हैं और एक स्टेटमेंट किया जाता है। आप बताइए मुझे, ये जब से ये पीएचडी बना है कश्मीर में, कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए इन्होंने क्या किया है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर में यूटी की सरकार जो मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में एक एजेंडे के साथ, हर खित्ते के साथ, हर समाज के साथ जो भेदभाव 70 वर्ष हुआ है उसको समाप्त करने के लिए काम कर रही है। उसी से ये लोग घबराए हुए हैं। बशीर साहब, ये देखिए पीएचडी को इन्होंने कहा कि चाय पे चुस्की, जैसे चाय पे चर्चा हुआ करती थी, कुछ भी नहीं है इसमें, इनका ही आरोप है। गुपकार पीपल्स अलायंस जी, एक बहुत बड़े काज के लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इस स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यूटी बनाया है और 370 को हटा के जो कानून लागू किए हैं, उस मुद्दे के ऊपर गुपकार अलायंस वजूद में आया है। वो रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। हर एक पार्टी का अपना एक प्रोग्राम है, पॉलिसी है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सबका मुद्दा है और एक स्टेज आएगी कि बीजेपी भी हमारे साथ आ जाएगी। एक स्टेज के आप पर, क्योंकि जम्मू के अंदर जो लोगों को सेक लग रहा है, जो हीट महसूस कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए खिल्ली उड़ाई है पीएचडी की, ना कहा है कि चाय पे चुस्की, चलो कोई बात नहीं, चुस्कियां लेते हैं बाद में, ये उसी में खुश रहे कि चुस्कियां लेते हैं। लेकिन ये देख लीजिए, कल जो जम्मू बंद था
और एक दफा पहले बंद हुआ था। ये बंद एक दर्शाता है चैम्बर ने किया था बंद, हाँ, और एक और इन्होंने नहीं, उससे बार पहले भी हुआ। तो ये बार नहीं, एसोसिएशन। एक एक बंद हुआ चैम्बर था। ने किया था, एक बार एसोसिएशन ने। नहीं, एक ये तो कल इकट्ठा था ना। नहीं, चैम्बर ने कॉल दी थी, एक वो बंद हाँ, हुआ एक था, बंद नहीं, एक वो भी चिंता का विषय एक बंद किस वक्त हुआ था, जिस वक्त रिलायंस वाले यहाँ वो दुकानें खोलने जा रहे थे। बिल्कुल वो चैम्बर की कॉल थी। उस वक्त चैम्बर की कॉल थी। एक कल बंद हुआ था। ये दर्शाता है कि जम्मू के लोग खुश नहीं हैं, ये चुनाव को टाल रहे हैं, थोड़ा सा आगे आगे ले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि चुनाव हो, डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो जाए, फिर कौन चुस्कियां ले गया, कौन क्या चलो करेगा। बड़ू साहब वाकई में आपकी मंशा ये है कि चुनावों को टाला जाए, जिस तरीके से आप, खैर आप कहेंगे कि चुनाव करवाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, देखिए विनोद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। कहने की जरूरत ही नहीं है। हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें वही बात करनी चाहिए। इलेक्शन कराना, देखिए डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है, कंप्लीट हो गया है। 15 सितंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि आप नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हिसाब से नई वोटर लिस्ट बननी है। और जहाँ तक वोट का आंकड़े पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत पिछले कोरोना की महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों में नए एडिशन नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अब POJ के रिफ्यूजी हों, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी है हमारे, सॉरी, तो जितने भी लोग अब नए जुड़ रहे हैं वो उसके बाद ही चुनाव होने हैं। और हमने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट है ना, ये एक चीज सुन लीजिए, हमारी बिल्कुल अटेंशन नहीं है। इन्होंने एक और बात की थी कि हमने कहा था, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने अपने लोकसभा के पटल पे ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और सही समय आने पर फिर से राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। और आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, चुनाव भी होने वाले हैं, और उन्हीं चुनाव के बाद ही इनको इनकी सबकी हैसियत पता चलने वाली है कि जितने वर्षों तक जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के युवा को इन्होंने ठगा है। इस बार कश्मीर में एक बिल्कुल माहौल स्पष्ट है। जो DDC के चुनाव हुए हैं उसमें भी ये बात आई है कि नई लीडरशिप को लोग आगे आने की तैयारी में हैं, और वो नई लीडरशिप पार्टी इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपने अभी तक कितने दशकों से कश्मीरी आवाम को ठगा है। देखिए और अभी भी पहली बात आप है, चाय पे चुस्की लेते लेते उनको ही मिसलीड करते हैं, कहते हैं कि 370 वापस लेने के लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, और फिर चुस्कियां लेंगे और एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। पहले बात यह है कि जो चुस्कियां लेने वाला मसला है वो तो है ही नहीं हमारे यहाँ, वहाँ चुस्कियां होती नहीं। चाय तो चलती होगी ना। लेकिन पहली बात यह है, मीटिंग में चाय तो, पहली बात यह है कि चाय भी नहीं पीते। बात यह है कि पहली बात है कि कोविड की वजह से वो भी दूर हो गया, चाय भी नहीं पीते। अब मसला यह है कि हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नहीं ठगा है, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां दी हैं, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो पक्के थे। जो डेली वेजर थे उनको पक्के भी किया, कुछ रह गए जो हम नहीं कर पाए। कहते हैं कि ये जो डेली वेजर है ये भी आप ही की देन है। हाँ है, लगाए हैं ना। मैं हम तो पक्का भी नहीं कर देते हैं, पक्का कर देते, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे वक्त हो गए कि पक्के नहीं कर पाए। और ये इन्होंने भी वादा किया था 2014 में हम पक्के करेंगे, ये क्यों नहीं पक्के कर रहे हैं? पहली चीज ये है कि जम्मू कश्मीर में आज तक जो कुछ है इसमें बीजेपी का भी कोई रोल नहीं है। इन्होंने शेख साहब की बात करी कि शेख साहब ने वो आयुर्वेदिक कॉलेज की बात है, यहाँ एजुकेशन हुई थी मुझे याद है। वो आयुर्वेदिक कॉलेज का क्या था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो थे वो ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व नहीं हो रहे, जब निकल रहे हैं तो उन लड़कों को क्यों ख़राब करें। और एक स्टेज आया कि वो आयुर्वेदिक कॉलेज फिर दोबारा बहाल हुआ, वो पहले ही था। तो बहरहाल वो सियासत में नहीं हम जाएंगे, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊँ बड़ू साहब को कि शेख साहब के ज़माने में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए वो खुद फीता काट के गए। 7 साल में ही उन्होंने फीते काटे। मेडिकल कॉलेज था, इसी तरह बहुत सी सारी चीज़ें थी, वो बन के गए। ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने जो प्रोजेक्ट बनाए वो बने नहीं, फिर फीते इन्होंने काटे। आप ये आरोप लगाते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं रातों रात नहीं बनती हैं। अगर आप सर्कुलर रोड की बात करें तो रातों रात नहीं बढ़ता। मगर मुझे याद है कि 75 में जब वो आए तो उन्होंने ये जो कंजवानी से सिद्रा पुल बनाया, उसमें नीलम संजीवा रेड्डी को लाया, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने उद्घाटन किया था। अपने वक्त में शुरू किया, अपने वक्त में ही कंप्लीट किया, ये मुझे याद है 92 में। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि सेंटर के अंदर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते रहे। नरसिम्हा राव ने भी फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ डील किया, और यही जो मनमोहन सिंह जी थे, उन मनमोहन सिंह जी ने इस फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकाला। आज भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और आज कभी कभी गडकरी साहब कहते थे कि जनाब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है सड़कों के लिए। मैं आपको बताता हूँ,
ये बड़ू साहब को जम्मू सिर्फ एयरपोर्ट से वहाँ तक ही नज़र आता है, वहाँ राजभवन तक। आप चले जाइए बनी, आप चले जाइए बसंतगढ़, 3 महीने से रास्ता बंद है। पसी गिरी है, पसी उठाने के लिए नहीं जा रहा कोई। लोहाई मल्हार का एक रास्ता है कटड़ी टू मल्हार, पसी गिरी है, 3 महीने से कोई नहीं गया। बड़ू साहब आप तो टाल क्लेम करते हैं, ये आप ये देखिए आजकल क्या हो गया है कि ये जो पार्टियां आजकल घर से ही सारी राजनीति चलाती हैं, शायद ये फील्ड में जाते नहीं लोग। जी। ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट इनके टाइम पे जल्दी शुरू होते थे और जल्दी खत्म होते थे। आप ही बताएं विनोद जी, ये जो IIT का काम कितने वर्ष पहले लगा और कब से वो चालू हो गया है? 2 वर्ष के भीतर रिकॉर्ड समय में वो कीड़ियाँ कड़ियाल का जो नया ब्रिज जो पंजाब के साथ जोड़ने वाला एक कठुआ में बना था, वो अपने जो समय से 3 महीने पहले तैयार हो गया था और उसके करोड़ों रुपए बचे थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने सड़कों की बात की। सुनिए विनोद जी, मैं इनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अभी परसों ही 1300 करोड़ रुपया PMGSY का जम्मू कश्मीर को लोकेशन किया है। अभी इसी हफ्ते की बात है। हाँ। तो आज आप गांव में चले जाइए। मैं बेसिकली शिवखोड़ी क्षेत्र से रहने वाला हूं, जहां हमारा गांव था। हम 6 किलोमीटर पैदल आके पढ़ा करते थे। आज जहां हम रहते हैं, पिछले 4 वर्षों के भीतर हमारे गांव में तो रोड पहुंचा है, हमारे गांव से और 12 किलोमीटर पीछे और ब्लैक टॉप रोड है, बिल्कुल मैग्नामाइजेशन उस पर हुआ है। तो इस तरह के रोड आजकल हर गांव में पहुंच रहे हैं। जगह जगह छोटे छोटे गाँव को रोड के साथ जोड़ा गया है। तो ये कहना सवाल ये पैदा होता है कि आप कितनी देर तक IIT, IIM और एम्स को बेचेंगे? आपने ये नहीं देखा कि आपके कार्यकाल में JKSI की लिस्ट FAA, आप सुनते चलिए ना, JEE, FAA, JKSI लिस्ट को क्रैश कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं तो धांधलियां होंगे, आपके ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे। ये तो नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं। मैं आपको एक बात विनोद जी कहना चाहता हूँ, हमारा प्रशासन जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार है। यहाँ प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू LG के अंतर्गत चल रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मानिए आप कि धांधलियां ये नहीं है कि आज शुरू हुई हैं, धांधलियां शुरू से होती रही हैं, लेकिन आज धांधली होती है तो धांधली पकड़ी जाती है। इसीलिए जब कोई चीज संज्ञान में आई, उस पर पूरा एक्शन हुआ है। और उसमें जब जैसे ये बात आई कि बहुत सारे लोग पैसे के जोर पर पेपर लीक होने की वजह से आगे आ रहे हैं और पढ़े लिखे युवा जो हमारे जो क्वालिफाई करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको टोटली पूरा बशीर साहब जवाब देंगे। चीज यह है कि बड़ू जी कहते हैं कि यहाँ हम हुकूमत नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रॉक्सी हुकूमत है। प्रॉक्सी हुकूमत का मतलब है कि यहाँ सेंटर डायरेक्ट हुकूमत कर रहे हैं। मान के चलते हैं सब इंस्पेक्टर्स का स्कैंडल हुआ जी, कहते हैं हाँ चोरी हुई है, नकल भी हुई है, पकड़ा कोई नहीं गया। इंतज़ार कर रहे हैं कि पकड़ा, कैंसिल किए। ऑर्डर लोगों को दिए, अकाउंट्स असिस्टेंट्स के ऑर्डर लोगों को दिए, कहाँ हम तैयार हो, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी, अब वो कैंसिल वेरिफिकेशन भी हो गई, कैंसिल कर दिया, पकड़ा किसी को नहीं गया। आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ ना, BJP वालों को भी कहता हूँ, आप भी सड़क पे आ जाइए ना। फिर कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो सड़क पे आ जाइए ना। आप सड़क पे नहीं आते हैं, वो जो सड़क पे बैठे हुए लोग हैं हमारे ही बच्चे हैं, और अगर वो बच्चे हमारे हैं, अगर वो बच्चे हमारे हैं और गवर्नमेंट मान रही है कि गलत हुआ है, तो किसी को अरेस्ट किया। चलो बड़ू साहब आप मुझे ये बताइए, अगर आप विपक्ष में होते और तालिब हुसैन जैसा केस कांग्रेस के साथ होता तो आपने इतना हो हल्ला करना था, कह देना था कि कांग्रेस ISI की जमात है, और अगर ऐसा ही JKSI का होता, और वैसे भी आप कह रहे हैं आप यहाँ हुकूमत नहीं है, तो आप आ जाइए ना, सड़कों पे आ जाइए। देखिए विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की है, देखिए कोई भी अगर गलत इंसान कहीं भी जुड़ा हो, आप राजनीतिक पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जम्मू कश्मीर में पिछले वर्षों हम सत्ता में भी रहे हैं, गठबंधन सरकार में। तो बहुत सारे लोग, मैं इतना कह सकता हूं कि लगभग 14 के बाद जितने हमारा कार्यकर्ता था उसका डबल कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो जब लोग पार्टी से जुड़ते हैं, आते हैं, नए लोग आते हैं, तो अब सबके मुंह पे तो नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है, लेकिन फिर भी सवाल मेरा ये था कि ऐसा अगर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हमने कोई रोका नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं। देखिए बात सीधी सी है, लोकतंत्र में सबका अपना अपना एक रोल है और आप सबका एक योगदान है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ये क्या है कि आप मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं तो ये
सारी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। चाहे आप देख लीजिए पिछले 5-6 वर्षों में जी। कि जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, हो सकता है कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है, अगर गलत होता है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन जितने भी डिसीजन होते हैं, वैक्सीन की बात शुरू हुई, ये सारे लोग सड़कों पे थे, सब रोज बयानबाजी कर रहे थे, और लगवाने की बात आई तो ये सबसे पहले टीका लगवा रहे थे। तो आज देखिए, तो आप देखिए, मैं तभी कह रहा हूं, अब बशीर साहब कहेंगे ना कि मैंने नहीं लगवाया, इन्होंने बशीर साहब ये वैक्सीन की जो बात आई जी, वैक्सीन की मार्केटिंग क्यों गवर्नमेंट कर रही है? वैक्सीन जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये वैक्सीन प्रोसेस है, और बीमारियां भी आई, वैक्सीन साथ साथ बच्चा पैदा होता है तो 5-6 इंजेक्शन लगते हैं उसी वक्त, मतलब 5 साल तक, तो कोई मार्केटिंग नहीं हुई। बीजेपी ने इसका भी मार्केटिंग किया, हमने जी इतने करोड़ इंजेक्शन लगाए, क्या मतलब हो गया? कोविड की मार्केटिंग की। बशीर साहब तो इसलिए मेरी अर्ज सुन लीजिए जी, सोसाइटी को ज़रूरत है, सोसाइटी को ज़रूरत है, एक आदमी एक अपनी कमीज़ जो है वो 4,000 की भी लगा सकता है, 20,000 की लगा सकता है, 200 से भी गुजारा कर सकता है, वो चॉइस है, लेकिन फुल का चॉइस नहीं है। खाने के लिए जो चावल मिलता है वो चॉइस नहीं है। महंगाई बड़ी है, महंगाई इतनी बड़ी है कि महंगाई पे बात ये करेंगे नहीं, अच्छा ये नहीं करते ही नहीं, करते नहीं, वो डिस्कस ही नहीं करते, इनके लिए महंगाई नहीं है। मंदिर को भी मना लीजिए आप, चूंकि मैं मंदिर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें मैं फंस जाऊंगा फिर, तो मैं मंदिर की बात नहीं करूंगा। मगर सवाल ये है, मस्जिद की कर लीजिए। वो जो क्या नाम है, गैस है, जिस गैस सिलेंडर को लेके स्मृति ईरानी जी सड़क पे आई, हमारे मरहूम बशीर साहब, उनका तरीका है काम करने का। अच्छा, अब आप अब नहीं जा सकते सड़क पे, आपके पास कैडर नहीं होगा सिलेंडर लेकर के घूमने का। ये तो सिलेंडर ही नहीं है, ये टमाटर महंगे होते थे, प्याज महंगे होते थे ना, उनके पास पड़े थे, बैंक में चले जाते, लॉकर में। गैस सस्ती थी, सिलेंडर थे, वो उठा के ले आए सड़क पे। हमारे पास सिलेंडर ही नहीं रहा, हमने लकड़ी पे गुजारा करना शुरू कर दिया, वो उससे मुंह से बाहर हो गया, क्योंकि 1100 1150 का सिलेंडर हो गया। पहली चीज़ यह है, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ू साहब ने कहा जो अपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर की भी नुक्ताचीनी करेगी, वो बीजेपी की भी नुक्ताचीनी करेगी, वो गवर्नमेंट की भी नुक्ताचीनी करेगी, मगर बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और उसका फायदा जो है वो, उसका कारण क्या है कि जो सत्ता पक्ष में वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए अपोजिशन खत्म हो गई। उसके कोई रीजन है, उस पर कभी बहस करेंगे, बड़े रीजन है, और उसके ऊपर मैं अभी आप बोलेंगे इसलिए कि जेके सीए का मसला ना, आप बोलेंगे तो पता नहीं फिर सुबह तलब कर लिया जाएगा उनको। नहीं, पहली चीज़ ये है कि वो बोलने की ही अब मसला है कि वो बोलने का ही इंसान, आदमी की डेमोक्रेसी हो गई है कि उसको आप हाथ पाँव बांध लो, मुंह पे पट्टी लगाओ, उसको को तुम आज़ाद है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। हाँ पे डेमोक्रेसी यहाँ हो गई है, बोलोगे तो तब भी अंदर नहीं। मुझे आप एक व्यक्ति ऐसा बता दें कि जिसके मुंह पे पट्टी बांधी है, जिसको बोलने का हक नहीं है, ये ऐसी बातें। ऋषि साहब, आप बड़े पुराने नेता हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन देखिए, मैं अंततः यही कहना चाहूँगा विनोद जी कि देखिए, कोई भी पार्टी बनती है, कोई भी मीटिंग होती है, सबको अपने अपने तरीके से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर का गठन नए जम्मू कश्मीर का हो रहा है, मुझे लगता है हमने एक पॉजिटिव वे से अपनी सियासत भी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर हमारा तेज़ी से आगे बढ़े, और जो इतने वर्षों तक जम्मू कश्मीर ने झेला है तो वो आगे वो चीज़ें ना हों, और सबको जो सबका हक मिले, इसके लिए मिलजुल कर हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये आप वाइंड अप करेंगे। मैं वाइंड अप करें जी। मैं सिर्फ आपको कहता हूं कि मैंने क्यों कहा कि ये डेमोक्रेसी इस तरह की है। 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, इन्होंने 6 महीने पहले ड्रामा शुरू किया, रियासत को बिल्कुल जेल की तरफ बंद कर दिया, इसी गुलाम नबी आज़ाद को श्रीनगर एयरपोर्ट से अंदर नहीं जाने दिया। इसको कौन सी डेमोक्रेसी कहेंगे आप? नंबर 1। नंबर 2, आप बीजेपी की जगह होते तो आप रेफरेंडम करवाते। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट। क्या नाम है, मुजफ्फर बेग साहब 4 अगस्त को फारूक साहब के घर में थे जी। बुखारी भी घर में था, सजाद लोन भी था। क्या वजह है कि बाकी सब डिटेंशन में थे, ये क्यों बाहर थे जी। मुझे ये बताएं जी। कहीं ना कहीं तो था ना कि कुछ लोगों को आपने देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब आप कोई बात करते हैं ना, तो एक उंगली दूसरे की तरफ होती है तो बाकी की उंगलियां अपनी तरफ हो जाती हैं। ये बात करते हैं कि जहां हमने बड़ी सख्ती की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह का बर्ताव
हमारे संस्थापक जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री थे, उनको जिस तरह से माधोपुर से गिरफ्तार करके एक उधर अमर चश्मा शाही की कोठी में रखा गया और जिस तरह से जिन हालात में उनकी हत्या की गई, मैं हत्या कहूँगा, और आज तक उनके घर वालों ने, उनकी माताजी ने एक लेटर भी उस समय शेख अब्दुल्ला जी को लिखा था, लेकिन आज तक उसका रहस्य नहीं खुला है। तो ये लोग हमें ना बताएं कि किस तरह की राजनीति इन्होंने की है, जहां किस तरह के बात की है। बाकी ये ठीक है, जो लोग अलगाववादियों के समर्थन में ओपनली आते थे उन लोगों को डिटेन किया गया था, और आज जैसे जैसे अलगाववाद कश्मीर से घटा है, खत्म हुआ है, मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया है, तो आज कोई उसमें नहीं, टेंशन में नहीं। ये सारे नेता वहां भी मीटिंग गुपकार गैंग कर रहा है, जम्मू में भी आके कर रहा है। लेकिन एक बात विनोद जी मैं जरूर कहूंगा, इन्होंने कहा कि वो चाय नहीं पीते, तो जब आप इतने सालों से इतना सब कुछ आपने किया हुआ है तो कम से कम चाय तो पी लीजिए करें। मुझे लगता है ये ना कहें कि उसकी पेमेंट आप कर देंगे, बीजेपी वाले पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। वो बहुत कुछ जेकेसी की बात आपने अभी खुद ही की है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। आप वो चाय महंगी हो गई है, अब पीने की हिम्मत ही नहीं रही है, लिहाजा वो चाय ही बच रह गई है। मैं सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जम्मू कश्मीर में उनकी डेथ हो गई, उस वक्त शेख साहब के पास होम डिपार्टमेंट नहीं था, बख्शी गुलाम मोहम्मद के पास था, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना जी। आज भी मैं कहता हूँ, मैं आज बीजेपी वहाँ भी हुकूमत कर रही है, यहाँ भी है, आएँ ये लाएँ कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज जो डेथ हुई थी, ये लाएँ वाइट पेपर उसका निकाले कि कौन जिम्मेदार था। शेख साहब तो अपने आप को यहाँ साबित नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि वो यहाँ लाइव नहीं है, उनकी फैमिली है या कुछ उस ज़माने के लोग तो ज़िंदा बचे नहीं, वो सारे के सारे चले गए हैं। जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, यहाँ जो थे प्रेमनाथ डोगरा साहब थे वो ज़िंदा नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो जो गुजर गए उस वक्त वहाँ से लाए, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी आज भी तहकीकात कराएं, आर्काइव्स में रिकॉर्ड निकालें कि हुआ ऐसे नेता उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते, बशीर साहब जैसा अच्छा होता। और जो महाराजा जी के साथ जहां व्यवहार हुआ जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से उनको जम्मू कश्मीर में कई वर्षों तक जिंदा रहने के बाद भी आने का मौका नहीं मिला, तो ऐसा मुझे लगता नहीं होता अगर आप जैसे नेता उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में। महाराजा के बारे में मैं आपको कहूँगा, मुझे बताइए, मैंने पहले भी दो चार दफ़ा कहा है कि महाराजा बहादुर ने ही फैसला करना था, वही उस एक्ट में था। तो महाराजा बहादुर जो है उसके फर्जंद हैं, डॉक्टर कम सिंह को पूछे, माना नहीं ना आपके हमने तो महाराजा की बात मान के ये किया जी। महाराजा ने एक्सेशन किया 26 अक्टूबर को, तो बीच में जो होता वो उसमें क्या हुआ जरा ये बताएं बीजेपी वाले। और महाराजा अगर जिम्मेदार नहीं था तो कौन जिम्मेदार था? बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपको बताते चले कि ऑल पार्टी मीट दोबारा जम्मू में बुलाई गई है, और इस मकसद से बुलाई गई है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा था कि 25 लाख वोटर बढ़ेंगे, उसके बाद सफाई भी दी गई। और कल एक इंटरव्यू आया है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा का, जिसमें उन्होंने कहा है कोई भी वोटर नहीं बढ़ा है, और उन्होंने कहा है कि 2019 में जब 5 अगस्त 2019 से पहले इलेक्शन हुए थे, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, तब 35,000 के करीब वोटर बाहर से बढ़ा हुआ था। वो वोटर किसने बढ़ाया था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। धन्यवाद।